सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड प्रेशर। क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपके आगे क्लासेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए भी। तो चलिए इस टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है आपका फोर्स एंड प्रेशर। ओके, इसमें दो टॉपिक्स तो हम कवर करेंगे, एक फोर्स और हमारा एक प्रेशर। दो अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन को रिलेटेड है एक दूसरे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं कि फोर्स जब वर्ड हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं। सिंपल सी बात है, जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो लगता है कहीं पर कुछ एनर्जी की बात हो रही है, कहीं पर कुछ पावर की बात हो रही है, कहीं पर किसी को धक्का देने की बात हो रही है। ओके, कहते नहीं है कि फोर्स लगा दिया, यानी किसी को पुश कर दिया या फोर्स लगाकर किसी को अपनी तरफ खींच लिया, कहते नहीं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेट वर्ड आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा। तो जब किसी भी मैग्नेट के आसपास कोई आयरन या आयरन से बनी कोई भी चीज रखते हैं तो वो आयरन से बनी चीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब वो किसी ना किसी तरह से इसके ऊपर जा रही है, या ये मैग्नेट इस आयरन या आयरन से बनी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था फोर्स के इंट्रोडक्शन के लिए, बट एक्चुअल में फोर्स है क्या। देखिए, फोर्स को अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखेंगे तो अगर सपोज हमारे पास ये बॉल है, ओके, ये बॉल है, अगर हम कहते हैं कि हमने किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, किसी एक्सटर्नल फैक्टर, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल फैक्टर, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू अगर हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, अगर हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, ओके, तो हम कहेंगे कि हमने इसके ऊपर कुछ अप्लाई किया है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई किया है जिसकी वजह से इसकी पोजीशन चेंज हुई है। और वो एक्सटर्नल फैक्टर ही था क्या, हमारा फोर्स। मतलब कोई भी और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बॉल के एग्जाम्पल लिया है, आप किसी और भी ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। जनरली हम लोग अपने अपने स्कूल में, घरों में, जनरल लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप का, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बॉक्स आप इमेजिन कर सकते हैं और ये बॉक्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हुआ है। अब ये जिस प्लेस पर रखा हुआ है, अगर हमें इसको यहां से डिस्प्लेस करना है तो हमें अपने हैंड्स के थ्रू या किसी भी मशीन के थ्रू एक एक्सटर्नल फैक्टर इसको देना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, एक पावर देनी पड़ेगी, जिससे फिर ये अपनी प्लेस क्या करेगा, चेंज कर देगा। ओके, जब ये अपनी प्लेस चेंज करेगा तब हम कहेंगे कि हाँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास मेरे सामने रखा हुआ है, अब ये ग्लास अभी एक पर्टिकुलर शेप में है, लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर से अपने फिंगर से पुश करते हैं तो इसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसका शेप चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको अपनी एनर्जी दे दी है, यानी कि एक तरह का फोर्स दिया है जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया। तो बेसिकली फोर्स क्या है, अगर हम फोर्स की डेफिनेशन आपको बताएं तो फोर्स किसको कहेंगे हम। फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर के फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर में क्या, व्हाट इज एक्सटर्नल फैक्टर, अ पुश और अ पुल, अ पुश और पुल। क्योंकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी उस प्लेस से डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसका शेप चेंज कर रहे हैं, ये हमारा एक बेस है छोटा सा, तो हम उसको या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। ओके, अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो एक्चुअली हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसको हम पुश कर रहे हैं, अपने से दूर फेंक रहे हैं। ओके, या फिर अगर हम किसी पर्टिकुलर रोप को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दैट मींस हम उसको पुल कर रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स ही एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच, अब ये क्या कर सकता है, विच कैन चेंज। अब ये क्या करेगा, अब अगर ये फोर्स है तो ये कर सकता है या फिर कर ही देगा, क्या करेगा, विच कैन चेंज द शेप, स्टेट, पोजीशन, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन चेंज द शेप, स्टेट और
पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को जो भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर देता है उसको हम कहते हैं फोर्स। फिर से देखेंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस को या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, स्टेट को, शेप को चेंज कर सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप कॉमन लाइफ में देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि बॉल का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ओके। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ग्लास का दिया, ओके। घरों में मम्मियां क्या करती हैं? आटा रोटी बनाती हैं। किससे बनाती हैं? आटे से बनाती हैं। तो जो फ्लोर होता है या डो होता है, ठीक है, उसका शेप चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स। इसी तरह से पॉटर क्या करता है? ओके, पॉटर क्या करता है? आपने पॉटर को देखा होगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो क्या करता है? वो शेप चेंज करता है। किसका? मड का, सॉइल का, ओके। तो अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट के। अब आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ये प्लेयर्स हैं, ओके, ये गोलकीपर हैं जो कि बॉल को रोक रहे हैं। अब बॉल को कैसे रोक रहे हैं? फोर्स अप्लाई करके। ये हॉकी स्टिक से इस बॉल को क्या कर रहे हैं? किक कर रहे हैं, जिससे ये बॉल इनसे दूर जा रही है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉल का क्या चेंज हो रहा है? इस बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है। इसी तरह से ये फील्डर हैं, ये क्या कर रहे हैं? बॉल को रोकने का काम कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से ये तीनों ही क्या कर रहे हैं? फोर्स का यूज कर रहे हैं अपने टास्क के लिए, ओके। तो फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, पिक कर सकता है, हिट कर सकता है, लिफ्ट यानी किसी चीज को उठा सकता है, ओके, या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। ये भी फोर्स का एक फंक्शन है। कि आप इमेजिन करिए कि बच्चे पार्क में जब खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर डायरेक्शन से दौड़ता हुआ आ रहा है और कोई उसके सामने से अचानक से आ जाता है, दैट मीन्स जो अपोजिट डायरेक्शन से उसके सामने से आया है उसने एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को कम कर दिया है। यानी कि फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड को भी कम कर सकता है, ओके। तो अब फोर्स के लिए आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं कि मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल बुक किसी टेबल पर रखी हुई है, उसको आप पुश करेंगे तो वो उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, या उसको आप पुल करेंगे तो भी उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। और दोनों ही कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ओके। ये एक व्हीकल है, इन्होंने इसको पुश किया, ओके। अब फोर्स डिपेंड करेगा अभी दो चीजों पर, मास पर और एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन तो क्रिएट हो जाएगी और मास यूज होगा। तो ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये इस व्हीकल को पुश कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद इसकी प्लेस चेंज हो जाती है, ओके। चलिए, तो अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अभी आपको फोर्स की डेफिनेशन बताई कि व्हाट वाज फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच कैन चेंज or tries to change the exact position, shape or state of any particular object. Now, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे आता है वो होता है टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप का होता है, ओके। चलिए, फोर्स का टाइप बताने से पहले आपको इसकी यूनिट और इसका फॉर्मूला क्लियर कर देते हैं एक बार। कि फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच कैन चेंज द पोजीशन, स्टेट और एनी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और शेप, ओके। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स के फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए। फिर से वही हम अपना बॉल वाला एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये क्या है, छोटी सी एक बॉल है। अब हम इस बॉल को पुश करेंगे और जब हम इसको पुश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये अपनी थोड़ी सी पोजीशन को क्या करेगी? चेंज करेगी, ये कुछ दूर चली जाएगी। अब आपने देखा कि जब ये दूर जा रही है, ओके, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, इसमें स्पीड आ गई और स्पीड को हम यहां पर क्या शो करेंगे? एक्सेलरेशन से। इसके अंदर क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया, ओके। अभी आप इसको स्पीड कंसिडर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं कि इसको
जब हमने पुश किया तो इसमें एक्सीलरेशन आ गया, इसके अंदर स्पीड आ गई और इससे अपनी प्लेस को चेंज कर लिया। ओके, अब साथ ही साथ इस पर्टिकुलर बॉल का कुछ मास होगा। मास मतलब ये कितने ग्राम की है, कितने ग्राम की है, कितने केजी की है। ओके, जो इसकी अपने अंदर की क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको पुश करने के लिए तो इस बॉल से ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इसके मास से ज्यादा। ओके, अब इसका मास सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर 500 ग्राम है, ओके 500 ग्राम है, तो अगर हम जो फोर्स यूज कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू 500 ग्राम से कम होगी, अभी हम इसको न्यूटन में बताएंगे, तो ये बॉल अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हो सकती। इसका मतलब फोर्स क्या है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। हमने इस पर्टिकुलर बॉल के मास के इक्वल मास अपनी तरफ से अप्लाई किया और जिसकी वजह से इसमें क्या क्रिएट हुआ, एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू क्या बना, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स एक वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट मास में एक्सेलरेशन क्रिएट कर देता है। फिर से इसको एक बार हम समझेंगे कि इसके फॉर्मूले को हम मास और एक्सेलरेशन से कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या भी बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स वो फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में क्या क्रिएट करता है, एक्सेलरेशन क्रिएट कर देता है। अब मास और एक्सेलरेशन को हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे इसमें, कि मास को अगर हम 1 kg ले रहे हैं और अगर हम एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, डिफरेंस इन स्पीड अपॉन टाइम। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 है, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के 2 हो जाती है। और कितने टाइम में होती है, सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी u 0 और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, और ये वेलोसिटी कन्वर्ट होने में जिसको टाइम लग रहा है वो सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 सेकंड लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा ना वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी के इक्वल। ओके, अभी आप क्लास 8th में, इसलिए थोड़ा सा एक्सेलरेशन आपको हायर लग रहा होगा, बट एक्सेलरेशन को जब भी आप समझेंगे तो आप ये मान के चलिए कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है और फिर वो चलते चलते उससे अपनी स्पीड बढ़ा दी या कम कर दी। एक्चुअली बाइक्स में आप लोग देखते हैं, व्हीकल्स में आप लोग देखते हैं एक्सेलरेटर्स होते हैं। तो एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं, वो स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होते हैं। तो वो एक्सेलरेटर का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर या स्पीड को चेंज कर रहे हैं। अब हमारे इस केस में जब बॉल यहाँ पर 0 वेलोसिटी पर थी और जब मैंने इसको पुश किया तो इसने कुछ स्पीड गेन की और इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इसका मतलब इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ गया और वो एक्सेलरेशन इसमें आया और साथ ही साथ इसके पास मास भी था। अब मान लीजिए अगर ये 1 kg की बॉल थी और इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं 1 न्यूटन, और ये 1 न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट ऑफ फोर्स इज एक्चुअली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई? बिकॉज किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आपका है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में जब किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू कोई एक्सेलरेशन क्रिएट होता है तो हम कहते हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो गया है, और फोर्स किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का होना मस्ट है। मतलब कभी भी फोर्स अगर अप्लाई होगा तो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ईदर इन राइट और लेफ्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड और अप
और डाउन। फोर्स या तो ऊपर अप्लाई होगा या तो नीचे, जैसे ग्रेविटी, या किसी को जब आप पुश कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब आप पुल कर रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है। इसलिए अक्सर फोर्स के ऊपर हम एक एरो का यूज करते हैं फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंपली यहां पर आपने फोर्स का फॉर्मूला देख लिया, मास इंटू एक्सीलरेशन, और उसकी यूनिट देख ली। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पर। तो जब हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली दो ही टाइप के फोर्स हैं, अभी आप देखेंगे। एक तो कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट वर्ड्स में ही मीनिंग मिल रही है आपको कि ऐसा फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में होना जरूरी है, इसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, वेयर द कांटेक्ट इज मस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। और नॉन कांटेक्ट वो फोर्स है जहां पर फोर्स अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स, या ग्रेविटी भी आप कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और इसमें और भी एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो ये मैंने दो एग्जांपल्स आपको अलग अलग बताए। तो कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें किसी भी तरह के कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। सॉरी, कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें कांटेक्ट का होना मस्ट है। कांटेक्ट मतलब दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉल रखी हुई है या कोई और ऑब्जेक्ट आप इमेजिन कर सकते रखा हुआ है और वो मूविंग कंडीशन में है, और थोड़ी देर के बाद वो अपने स्पीड को कम करके, या उसकी स्पीड कम हो रही है, रुक जाती है, तो हम कहते हैं कि किसी ना किसी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ होगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो गई है और अब ये रुक गया है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स इसके ऊपर लगा है ये इसके सरफेस की वजह से लगा है और इस बॉल के सरफेस की वजह से लगा है। ये है इसका कांटेक्ट फोर्स, और जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। ओके, बट ग्रेविटेशन फोर्स में किसी भी तरह के कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हमेशा अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बीच में क्या है, इसमें एयर है, यानी कि बीच में ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है, इस वजह से एक ऐसा फोर्स होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस फॉर विच कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इज मस्ट, whereas non-contact force is that force where no contact is required between two objects. Okay, अब आप कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक बॉय है जो कि एक रिंग, जो कि एक आपका टायर है, आपने जनरली नहीं देखा होगा बट विलेज वगैरह में बच्चे खेलते हैं कि इस टायर को किसी स्टिक से हम पुश करते जाते हैं और ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये इस स्टिक से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो एक तरह से ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब अगर ये अपना फोर्स हटा लेगा यहां से, तो थोड़ी देर के बाद ये जो व्हील है ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा, क्योंकि जो अर्थ है, ये जिसका सरफेस है, इस सरफेस
और इस टायर के सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो ये आपका एक एग्जांपल है। और जैसे जैसे ये अपना फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जितना ज्यादा ये अपना मास यूज करेगा, उतनी ही ज्यादा इसकी स्पीड होती चली जाएगी। यानी कि फोर्स क्या कर रहा है, स्पीड को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ओके अब ये कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया थे कि जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। ओके तो ये देख रहे हैं आप कि ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है और ये हमारे पास एक दूसरा मैग्नेट है। तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स एक तरह का क्या है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि मैग्नेट और किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैग्नेट के आसपास जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको करके दिखाता हूं कि ये आपका एक मैग्नेट है। ओके अब इस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड? Field means the area in which the effect of magnet can be observed। मतलब फील्ड वो पूरा एरिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जहां पर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इफेक्ट को देखा जाता है। जैसे कि अगर ये मैग्नेट है हमारा, ओके और इस मैग्नेट के चारों तरफ इतने एरिया में अगर हम कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा आयरन का एक पीस रख दिया और अगर इस आयरन के पीस पर कुछ भी हल्का भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, आप एक छोटा सा एग्जांपल दूसरा ले लीजिए मैग्नेटिक कंपास का। ओके मैग्नेटिक कंपास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एक डायल जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर एक मैग्नेटिक एरो बना होता है। यानी कि जो एरो है ये मैग्नेट के थ्रू बना होता है, मैग्नेट की पिन जैसा होता है और ये यहाँ सेंटर में क्या होता है, बिल्कुल ये फिक्स रहता है जैसे कि हमारा वॉच का जो डायल होता है। ओके अब ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये जो आपका एरो मैंने बनाया है ये फ्रीली ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो अगर ये मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इस मैग्नेट के आसपास रखा हुआ है और इसमें थोड़ा भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा भी हिल रहा है, इसका मतलब इसका इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन बिना कांटेक्ट के, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक तरह का फोर्स इस मैग्नेटिक कंपास के ऊपर अप्लाई हो रहा है। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, ये कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक तरह का कैसा फोर्स हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें किसी तरह की कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। ओके तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। तो इस एक्टिविटी में आपको बस यही बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है और दूसरा भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। या आप ज्यादा मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि जो मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो उसके सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन भी एक तरह क्या है? फोर्स है। अब आप यहां पर भी एक और एग्जांपल देख रहे हैं। ओके अब एक और फोर्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अक्सर बच्चे, आप लोग भी एक बहुत छोटा सा गेम खेलते हैं, एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं कि स्केल को अपने सर पे रब करते हैं और छोटे छोटे से पेपर के पीसेस को उठाने की कोशिश करते हैं स्केल के थ्रू। ये हमारी स्केल होती थी, हम लोग करते थे और आप लोग ने भी किया होगा। और यहाँ छोटे छोटे हम लोग पेपर के पीसेस रख देते हैं और उसके बाद जब हम इसको रब करते हैं अपने बालों के ऊपर
या कहीं पर भी, तो ये पीसेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन है ये किसकी वजह से हुआ है, इसके रबिंग करने की वजह से हुआ है। ये जो हमारा स्केल होता है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्केल जैसा, जब इसको हम रब करते हैं तो इसमें क्या क्रिएट होता है, एक पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट होता है। उस चार्ज की वजह से ये जो छोटे पीसेस होते हैं ये इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये अट्रैक्ट होने, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया है यहाँ पर। यही फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो बॉल है, अगर हम बॉल को कहीं पर इरेज हल्का सा रब कर रहे हैं और उसके बाद किसी दूसरे सरफेस के ऊपर ले जाके रख रहे हैं, तो वो बॉल उस सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। ऐसा क्या हो जाता है बॉल में, ऐसा सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होता है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अभी आप चार्जेस को बस इतना जानिए कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्जेस, आप अभी इसको चार्ज वर्ड समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आप आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको केवल चार्ज वर्ड से याद कर रखिएगा कि इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ही किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोई भी चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब इस कंडीशन में ये एक फोर्स अप्लाई कर सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो रिपल्शन का हो चाहे वो अट्रैक्शन का हो। यही जो फोर्स है आपका, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जस्ट ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। फोर्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज और चार्ज पार्टिकल्स। ओके, अब इलेक्ट्रोवर्ल्ड आया है। इलेक्ट्रोवर्ल्ड इसलिए आया है क्योंकि यहां पर ये जो चार्जेस हैं ये किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा हायर आपके लिए, आप नेक्स्ट क्लासेस को और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप अपने क्लास के लेवल पर इतना याद रखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते ही हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम इसको रब करते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, और कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ चार्जेस दूसरे सब्सटेंस पर ट्रांसफर भी हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है आपका, ये एक अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स क्रिएट कर देता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो what is electrostatic force? The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. Okay, तो मैंने भी आपको जो पेपर के पीसेस और स्केल का एग्जांपल दिया था, उसमें कहीं भी स्केल और पेपर के पीसेस एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रॉड है। ओके, a straw rubbed with a paper attract another straw but repels if it has also been rubbed with a sheet of paper. मतलब यहाँ पर ये आपका एक स्ट्रॉ है। ओके, ये स्ट्रॉ है, ये किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट आपका जो फोर्स आता है वो आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, आपने पहले भी क्लास 6-7 में भी आई होप पढ़ा ही होगा कि अर्थ हमारी जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के रेंज में अगर हम इसको ऊपर की तरफ उछालते हैं तो ये अपने आप नीचे की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है या अर्थ की तरफ आ जाती है। ये जो अर्थ का फोर्स है जिसकी वजह से सारी की सारी चीजें अर्थ की तरफ अपने आप चली आ रही हैं बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये भी एक तरह का क्या है, हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
तो आज के टॉपिक में हमने फोर्स को ऑलमोस्ट कवर किया, जिसमें हमने आपको फोर्स की डेफिनेशन समझाई है, फोर्स की यूनिट बताई है, और फोर्स के कुछ इफेक्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैंने बताए हैं। बाकी अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम आपको प्रेशर और उससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर करेंगे। थैंक यू।